फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1955 की क्लासिक श्री 420 के बारे में कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करेंगे। 1953 में राज कपूर ने फिल्म प्रोड्यूस की थी आह, जिसके निर्देशक उनके असिस्टेंट राजा नवाथे थे। फिल्म नहीं चली थी। राज साहब निराश हुए। इसके बाद उन्होंने 2 बीघा जमीन से इंस्पायर होकर अलग तरह की फिल्म बनाई बूट पॉलिश, जो 1954 में आई। इसका स्पेशल एपिसोड आप देख चुके होंगे। अब राज कपूर फिर से एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जिसकी स्टार कास्ट बड़ी हो पर फिल्म समाज से जुड़ी हो, सिर्फ प्रेम कहानी ना हो। ख्वाजा अहमद अब्बास बहुत काबिल पत्रकार थे। फिर फिल्म इंडस्ट्री में एज राइटर डायरेक्टर कितना बड़ा नाम कमाया सब जानते हैं। पहली बार ख्वाजा अहमद अब्बास और राज कपूर ने साथ में काम किया था जब आवारा की कहानी ख्वाजा अहमद अब्बास और उनके साथी लेखक वीपी साठे ने राज कपूर को सुनाई थी। राज कपूर उस फिल्म के निर्माता निर्देशक बने थे। ये सारी बात आवारा के एपिसोड में भी हो चुकी है। नरगिस को ये थॉट बहुत पसंद थी। नरगिस ने ख्वाजा अहमद अब्बास से कहा कि मुझे मेन कैरेक्टर बनाकर इसी तरह की कहानी तैयार कीजिए। फिर ख्वाजा अहमद अब्बास ने अनहोनी बनाई जिसमें नरगिस का डबल रोल था। सारी कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती है। राज कपूर के होते हुए भी नरगिस ही छाई रहीं। यह 1952 में आई थी। इसके लेखक निर्माता निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास ही थे। इसके बाद एक बार फिर ख्वाजा अहमद अब्बास और वीपी साठे राज कपूर से जुड़े इस खास प्रोजेक्ट के लिए जो राज कपूर बनाना चाहते थे। ये फिल्म थी श्री 420। राज कपूर इस फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट करने वाले थे। हीरो भी वही थे। जाहिर है हीरोइन नरगिस ही होनी थी। राज कपूर के किरदार का नाम राज था। नरगिस के किरदार का नाम था विद्या, जिसका मतलब है ज्ञान, शिक्षा। अपने नाम के अनुसार ही विद्या कहानी में बार बार राज को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करती है। फिल्म में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीमेल कैरेक्टर था जिसे वैम्प कहा जाता है। इस रोल के लिए राज कपूर ने नादिरा को चुना। इस किरदार का नाम था माया, यानी इल्यूजन या पैसा। इसी तरह का नादिरा का रोल था जो बार बार राज को चमकती दुनिया के इल्यूजन में ले जाने की कोशिश करती रहती है। श्री 420 में मिर्जा मोहम्मद बेग ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। एक तरह से मेन विलन का रोल निभाया था। उनके कैरेक्टर का नाम था सेठ सोनाचंद धर्मानंद। मिर्जा मोहम्मद बेग का फेमस नाम था नेमो। ललिता पवार गंगा माई बनी। एक छोटे से रोल में भी ललिता जी छा गईं। दिल वाली लेडी केले वाली। ललिता पवार ने कहा था कि राज कपूर ने इस फिल्म में मुझे ऐसा खास रोल देकर मेरे करियर को फिर से बूस्ट कर दिया था। राज कपूर ललिता जी के बारे में ये कहते थे कि ललिता जी बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस थीं, बहुत आसानी से अपने किरदार में समा जाती थीं। एम कुमार ने एक भिखारी का रोल किया था और बहुत ही कमाल परफॉर्मेंस दी थी। छोटे से रोल को उन्होंने यादगार बना दिया था। राशिद खान ने रद्दी वाले का रोल बहुत अच्छा निभाया। फिल्म में और बहुत कलाकार थे सपोर्टिंग रोल्स में। इफ्तिकार पुलिस इंस्पेक्टर, हरी शिवदासानी, नाना पलसीकर, भुडो अडवाणी। संगीतकार जयकिशन ने भी एक्टिंग की थी। गीतकार शैलेंद्र ने भी की थी। इंदिरा बिल्ली नेमो की बेटी बनी थी। उनका रोल कुछ नहीं था। फिल्म के ओपनिंग क्रेडिट्स में कोरस सिंगर्स का नाम भी दिखाया गया। ऐसा बहुत कम हुआ है। शायद इस फिल्म से पहले या बाद में कभी नहीं हुआ। ये नाम थे कविता गंधारी, रेखा, हामिदा, नीलकमल। डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी थे राधो कर्माकर। ऑपरेटिव कैमरामैन थे तारा दत्त, जिन्हें बूट पॉलिश के लिए अवार्ड मिला था। एडिटर थे जीजी माइकर। डांस मास्टर सत्यानारायण। आर्ट डायरेक्टर MR अचरेकर, जिनका काम लाजवाब था। आज भी इस फिल्म के शानदार सेट्स की बात होती है। स्टोरी एंड डायलॉग्स ख्वाजा अहमद अब्बास। स्क्रीन प्ले ख्वाजा अहमद अब्बास और वीपी साठे। गीतकार शैलेंद्र, हसरत जयपुरी। संगीतकार शंकर जयकिशन। निर्माता निर्देशक राज कपूर। पढ़ा लिखा है, ये पास, ईमानदार हो, सच्चाई और ईमानदारी का सबसे पहला इनाम मुझे मिला है। जवान हो, मेहनत कर सकते हो। डबल जवान। तो तुम्हें काम नहीं मिल सकता। यहाँ सच बोलकर पेट भरने का रास्ता ढूंढने से नहीं मिलता, और झूठ बोलकर पैसे बनाने के रास्ते हैं 420। ले पैसा फिर दो। और अगर मैंने पैसे ना दिए तो हम समझेंगे हमारे बेटा ने खाया। जा। दिल वाली लेडी केले वाली। थैंक यू। क्या बोलता है? मैं ईमान बेचना चाहता हूँ। ये है मेरा ईमान। जब ईमान बिक गया तो जिंदगी में रहा है। कपड़े बदलो। ये रुपया मैंने कमाया है। इस रुपए में आपका और मेरा बराबर का हिस्सा होना चाहिए। मैंने चंद घंटों के लिए तुम्हें एक नई जिंदगी उधार दे दी तो दिमाग खराब हो। देने वाले ने तो आपको दिमाग दिया है। आप चाहे करोड़ों पैदा कर सकते हैं।
ये रख लीजिए, नए धंधे की पेशगी, एडवांस। ये तू मुझे कहा दिया है। मेरे पास भी एक ऐसी ही साड़ी है, आज पहन कर आने वाली थी, लेकिन लॉन्ड्री से धुल कर नहीं आई। कल तुम किसी जेल खाने की कोठरी आबाद करोगे तो फिर मैं किसकी घरवाली कहलाऊंगी? हम जैसे लोग पैसे के बगैर कर ही कह सकते। तो जाओ उसी राजमहल होटल में और वहीं से अपनी पसंद की मोहब्बत भी खरीद लो। मेरा इश्तेहार? अरे हाँ राज भैया, ये देखो। जनता के लिए जनता कर, सिर्फ 100 रुपए में। इस बोगस तिब्बत गोल्ड कंपनी की हर शेयर पर तुम्हारे दस्तखत है, मेरे नहीं। तुम्हारी बोगस कंपनी के 50 शेयर मैंने खरीद रखे हैं। सबसे पहले धोखे का मुकदमा तुम पर मैं चलाऊंगा। भले एक खिड़की कम लगाना, लेकिन घर दे दे मेरे राजा। तुम्हें अपने लिए घर नहीं चाहिए? ये छोकरा लोग के दार में पड़ा रहेगा, ये काम होइल ना। वो लोग कितनी बेचैनी से बंटवारे का इंतजार कर रहे हैं। ये लो, तुम्हारा ईमान जिसे तुम गिरवी रखाए थे, शायद तुम्हारे काम आए। दानी और दयालु सेठ सोनाचंद धर्मानंद का असली रूप क्या है? चार्ली चैपलिन का सबसे फेमस कैरेक्टर था द ट्रैम्प। 1915 में इस नाम की फिल्म भी आई थी। वैसे भी वो बहुत फिल्मों में इसी लुक में, इसी गेटअप में रहे। द ट्रैम्प से इंस्पायर होकर राज कपूर ने आवारा में पहली बार अपना लुक ऐसा बनाया था। आवारा के बाद श्री 420 में राज कपूर इसी लुक में थे। फिल्म का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से तैयार किया गया कि शुरू की लगभग आधी फिल्म में बहुत हंसी मजाक के साथ बहुत गहरी बातें की गईं। फिर कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। पहले हिस्से में फिल्म को कॉमिक टच देने के लिए राज कपूर ने लिटिल ट्रैम्प का लुक इस्तेमाल किया। फिल्म में अपने इस रूप, इस बिहेवियर को बहुत खूबसूरती से जस्टिफाई किया जब नरगिस राज कपूर से पूछती हैं कि तुम ये मस्करों का भेष बना के क्यों रखते हो। राज कपूर का जवाब है, दिल का दर्द और आंखों के आंसू छुपाने के लिए ये बेवकूफ मस्खरे का भेष बड़े काम की चीज है। तुमने अपनी ये हालत क्यों बना रखी है? ये मस्खरों जैसी हरकतें क्यों करते हो? दुनिया को हंसाने खुश करने के लिए मैंने अपने मुंह पे ये नकली चेहरा लगा रखा। और सच पूछिए तो दिल का दर्द और आंखों के आंसू छुपाने के लिए ये बेवकूफ मस्करे का भेष बड़े काम की चीज है। आईपीसी सेक्शन 420 जिन अपराधों से रिलेटेड है वो सारे फिल्म का कैरेक्टर करता है। 1953 में एक फिल्म आई थी लहरें। इसके निर्माता थे सी रामचंद्र, निर्देशक एच.एस. रवेल। इसमें राज कपूर ने एक गेस्ट रोल किया था। उनके कैरेक्टर का नाम था श्री 420। कहा जाता है कि यही कैरेक्टर श्री 420 1955 की फिल्म के टाइटल और कहानी को फाइनल करने में काम आया। श्री 420 आखिरी फिल्म थी जिसमें नरगिस ने राज कपूर के निर्देशन में काम किया था। इसके बाद आर.के. बैनर की जागते रहो में नरगिस सिर्फ आखिरी गाने में नजर आती हैं। नादिरा ने महबूब खान की 1952 की फिल्म आन से फिल्मों में शुरुआत की थी। इतनी बड़ी शुरुआत के बाद भी नादिरा को आन के बाद कोई बड़ी फिल्म नहीं मिली। जिस तरह का काम वो एक्सपेक्ट कर रही थी उस तरह का काम नहीं मिला। उनकी अगली 3 फिल्में आकाश, डाक बाबू, वारिस कुछ नहीं कर पाईं। ऐसे में राज कपूर के बैनर में काम मिलना नादिरा के लिए बहुत बड़ी बात थी। रोल भी बहुत खास था। नादिरा को आज भी श्री 420 के इस रोल के लिए ही याद किया जाता है। नादिरा का जिक्र आते ही सबसे पहले वो तस्वीर दिखाई देती है जिसमें नादिरा ने बहुत खास अंदाज में सिगरेट होल्डर पकड़ा हुआ है। नादिरा पर फिल्माया गाना आज तक फेमस है, मुड़ मुड़ के ना देख। असल जिंदगी में नादिरा राज कपूर की राखी बहन बन गई थी। श्री 420 में नादिरा का काम इतना असरदार रहा कि इसके बाद नादिरा को इसी तरह के रोल्स ऑफर होने लगे। नादिरा चाहती थी कि उन्हें आन फिल्म की तरह मेन लीड हीरोइन का रोल मिले। नादिरा ने बहुत रोल्स रिजेक्ट किए। नादिरा को बाद में यही लगता रहा कि श्री 420 में काम करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। नादिरा की पूरी कहानी जानने के लिए आप उन पर बना स्पेशल एपिसोड देख सकते हैं। राज कपूर फिल्म का बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट उनका म्यूजिक होता था। श्री 420 के गाने आज तक सुने जाते हैं। राज कपूर की फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत अच्छा होता था। शंकर जयकिशन ने बाद में कई बार राज कपूर की फिल्मों के बैकग्राउंड म्यूजिक की धुनों पर गाने बनाए हैं। ऐसा पहले भी आपको कई एपिसोड्स में बताया है। श्री 420 में एक ऐसा म्यूजिक पीस था जिसकी धुन पर शंकर जयकिशन ने अनाड़ी का गाना बनाया, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। श्री 420 के एक सीन में नादिरा जब पार्टी में जाने के लिए तैयार हैं, राज तैयार होके खड़ा है, नादिरा उसे देखती हैं, वहां यह म्यूजिक प्ले होता है।
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। सब लोग मुझे राजू कहते हैं। मैं जय भारत लॉन्ड्री में काम करता हूँ, 45 रुपए पगार मिलता है। जीना इसी का नाम है। श्री 420 के गानों की बात करते हैं। फिल्म का एक गाना था, हसरत जयपुरी ने लिखा, लता जी ने गाया। कहीं पर ये इन्फॉर्मेशन है कि यह गाना शैलेंद्र ने लिखा था। गाना था शाम गई रात आई के बलम आजा। शाम गई रात आई के बलम आजा। कुछ लोगों का कहना है कि यह गाना फिल्म में था, शुरू के 2 हफ्तों के बाद फिल्म से निकाल दिया गया था। अब यह गाना किसी भी प्रिंट में नजर नहीं आता। फिल्म का मेन सॉन्ग था मेरा जूता है जापानी। आज भी यह गाना अपने देश के लिए अपनी मोहब्बत दिखाने के लिए गाया जाता है, क्योंकि मुखड़े की आखिरी लाइन सबसे कीमती है, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। गाना शैलेंद्र ने लिखा, मुकेश जी ने गाया। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तान, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। फिल्म के आखिरी हिस्से में इस गाने का जो पोर्शन है उसमें लता जी की आवाज भी मुकेश जी के साथ है। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी गाने की ऑडियो 2016 की अमेरिकन फिल्म डेडपूल में भी इस्तेमाल की गई। मेरा जूता है जापानी पनवेल में शूट करना था। राज कपूर अपनी टीम को लेकर पनवेल के लिए निकल गए। राज साहब चाहते थे कि आसमान पे कुछ बादल हों, फ्रेम अच्छा बनेगा, इसलिए वहां गए। पनवेल पहुंचे तो वहां आसमान साफ था। राज साहब अपनी टीम को लेकर और आगे निकल गए और पुणे पहुंच गए। वहां पर भी उन्हें जो विजुअल्स नजर आए वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थे। फाइनली 5 दिन बाद वो लोग ऊटी पहुंच गए। एक गाने के विजुअल्स के लिए राज साहब ने इतनी मेहनत की, ये उनका अंदाज था जो उन्हें अपने काम में मास्टर बनाता था। राहुल रवेल ने अपनी बुक में लिखा है कि इस इंसिडेंट के बाद उनके यूनिट ने यह तय कर लिया था कि अगर राज साहब कोई भी शॉट या छोटा सीन बंबई से बाहर शूट करने के लिए जाएं तो उनके साथ एक ट्रक में खाना बनाने का सारा सामान भी जाएगा। उनका नहीं पता कहां उन्हें कोई लोकेशन पसंद आएगी, कितनी दूर निकल जाएंगे। हसरत जयपुरी का लिखा गाना था इचक दाना बीच का दाना। गाने का ज्यादा हिस्सा लता जी ने गाया है। गाने में मुकेश जी भी गाते हैं। बीचक दाना दाने ऊपर दाना। बीचक दाना। यह गाना इजराइल में इतना पॉपुलर हुआ कि वहां के लोकल सिंगर ने री रिकॉर्ड किया, रमैया वस्तावैया। इस गाने को लेकर कई कहानियां हैं। कहा जाता है कि तेलुगु में इसका मतलब है रमैया जल्दी आओ। संगीतकार शंकर का जन्म हैदराबाद में हुआ था। शुरू के कई साल वो वहीं रहे। शंकर के मुंह से राज कपूर इस तरह की जबान कई बार सुनते थे। उन्हें यह फ्रेज अच्छा लगा, उन्होंने गाने में डलवा दिया। एक कहानी ये है कि राज कपूर अपनी टीम के साथ कहीं खाना खा रहे थे। वहां वेटर का नाम था रमैया। शंकर ने रमैया को बुलाया तो रमैया ने थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा तो शंकर ने गाना शुरू कर दिया, रमैया वस्तावैया, यानी रमैया जल्दी आओ। यहाँ से शंकर और राज कपूर के मन में ये बात आई कि इसे गाने में इस्तेमाल करेंगे। ये भी कहा जाता है कि ये एक पुराने तेलुगु लोक गीत से लिया गया है जिसका मतलब है राम आप जल्दी आएंगे। जो भी हुआ, एक बेहद शानदार सदाबहार गाना दुनिया के सामने आ गया। फिल्म में गाने की प्लेसमेंट बहुत खास है। राज अपने अमीर साथियों के साथ है। वहाँ बहुत अच्छे म्यूजिक पीस पर नादिरा का डांस चल रहा है। राज इन नकली चेहरे वाले झूठे लोगों के बीच घुटन महसूस करता है। उस क्लब से बाहर निकलता है अपने गरीब साथियों के पास आने के लिए। रफी साहब की आवाज में गाने के शुरू में जो पुकार है वो दिल को छू लेती है। इसी पुकार पर राज वापस चला आता है। रमैया वस्तावैया में 3 आवाजें हैं। रफी साहब की आवाज पर्दे पर जो परफॉर्म करते हैं, आप लोग कंफर्म कीजिए कि क्या वो डांस मास्टर सत्यानारायण थे या कोई और। दूसरी आवाज थी लता जी की। पर्दे पर शीला वाज ने परफॉर्म किया। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। गाने के आगे के हिस्से में मुकेश जी की आवाज राज कपूर के लिए है, लता जी की आवाज नरगिस के लिए है। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। राज कपूर अपने लिए मुकेश जी की आवाज ही इस्तेमाल करना चाहते थे। फिल्म के बाकी गानों की रिकॉर्डिंग अभी बाकी थी। मुकेश जी ने अभी तक श्री 420 के 3 ही गाने गाए थे। तब मुकेश जी ने राज कपूर को बताया कि बाकी गाने वो नहीं गा पाएंगे। इसका कारण ये था कि कुछ अरसा पहले मुकेश जी ने एज एन एक्टर एक फिल्म में काम करना शुरू किया था, जिसके प्रोड्यूसर के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट था कि जब तक ये फिल्म रिलीज नहीं होती मुकेश किसी और प्रोड्यूसर के साथ काम नहीं कर सकते।
गाना भी नहीं रिकॉर्ड कर सकते। मुकेश जी की वो फिल्म थी माशूका। इसकी रिलीज का साल कंफर्म नहीं है, कई जगह 1953 बताया जाता है, पर इस फिल्म माशूका की वजह से मुकेश जी को बहुत नुकसान हुआ। एक्टिंग के चक्कर में उनका सिंगिंग करियर भी अटक गया था। खैर, राज कपूर इस बात से बहुत अपसेट हुए। फिर बाकी गानों में राज कपूर ने अपने लिए मन्ना डे की आवाज़ इस्तेमाल की। श्री 420 के गानों से मन्ना डे साहब के करियर को बहुत फायदा पहुंचा। शैलेंद्र का लिखा गाना था, मन्ना डे साहब का सोलो सॉन्ग था दिल का हाल सुने दिल वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला। शैलेंद्र का ही लिखा गाना था प्यार हुआ इकरार हुआ है। लता जी और मन्ना डे साहब ने गाया। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है। इस गाने का आज भी हमारे फिल्म संगीत में, फिल्म के गीतों में बहुत अलग ही स्थान है। ये गाना कई कारणों से यादगार है। इसके बोल, इसकी धुन, राज कपूर और नरगिस की इनविंसिबल ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, गाने का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्मांकन, इस गाने में दिखाए गए सेट्स आज भी आर्ट डायरेक्टर्स के लिए प्रेरणा है। गाने में एक खास बात है जो सब लोग जानते हैं कि इसमें राज साहब के तब तक पैदा हुए तीनों बच्चे नजर आते हैं, रणधीर कपूर, रितु कपूर, ऋषि कपूर। ऋषि जी ने ये बात कई बार शेयर की थी कि मुझे अपने बड़े भाई बहन के साथ श्री 420 के एक गाने में शॉट देना था। बारिश में चलना था, पर पानी मेरी आंखों से टकराता था, आंखें बंद हो जाती थी, मैं रोने लगता था। तब नरगिस जी ने मुझे चॉकलेट का लालच दिया और कहा कि तुम अगर आंखें खुली रखोगे और शॉट पूरा करोगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी। इस तरह ये यादगार शॉट पूरा हुआ। इस गाने के दौरान संगीतकार शंकर और गीतकार शैलेंद्र के बीच बहस हो गई थी। शैलेंद्र ने एक अंतरे में लिखा है, रातें 10 दिशाओं से कहेंगे अपनी कहानियां। शंकर ने कहा, दिशाएं 4 होती हैं, 10 नहीं। इस बहस को राज कपूर ने खत्म किया ये कहकर, गाना ऐसे ही रिकॉर्ड करते हैं, अगर बाद में ये बात गलत निकली तो शैलेंद्र को ही गलत ठहराया जाएगा। भारतीय परंपरा के अनुसार दिशाएं 10 ही होती हैं। आप लोग कमेंट करके उनके नाम बताएं। शैलेंद्र का ही लिखा गाना था मुड़ मुड़ के ना देख। गाना मन्ना डे साहब और आशा जी ने गाया। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। ये गाना भी कई कारणों से खास है। गाना आज भी नादिरा की पहचान है। इसी गाने से आशा भोसले के सिंगिंग करियर को बूस्ट मिला था। इस गाने में एक्ट्रेस साधना ने एज बैकग्राउंड डांसर पहली बार किसी फिल्म में काम किया था। उन्होंने बताया था कि स्कूल से ही कुछ लड़कियां इस गाने के लिए सिलेक्ट कर ली गई थीं। घर में बिना बताए साधना इस गाने की शूटिंग पर पहुंच गई थीं। शूटिंग पर उन्होंने अपने चाचा हरी शिवदासानी को भी देखा। उन्हें डर था कि हरी चाचा कहीं उनके पापा को न बता दें। हरी शिवदासानी अपने परिवार के साथ अलग रहते थे, साधना अपने माता पिता के साथ अलग जगह पर। जब साधना का शूट होना था, हरी शिवदासानी वहां से बाहर निकल रहे थे। बाहर जाते हुए उनकी नजर साधना पर पड़ी। साधना के साथ कई लड़कियां भी थीं। हरी को यही लगा कि शायद बच्चियां शूटिंग देखने आई हैं। उसके बाद साधना ने उस गाने में एज कोरस डांसर परफॉर्म किया। तब वो 13-14 साल की थीं। इस गाने का जवाब भी तैयार किया गया है। ये गाना हसरत जयपुरी ने लिखा था, लता जी ने गाया था। ओ जाने वाले मुड़ के जरा देखते जाना। राज जब जेबों में नोट भर के शराब के नशे में विद्या के पास आता है तो विद्या उसके विचारों को रिजेक्ट कर देती है। राज वहां से जाता है। निराश दुखी विद्या उसे जाते हुए देख रही है, हिल भी नहीं पाती, पर विद्या का मन राज को रोकने की कोशिश कर रहा है। ओ जाने वाले मुड़ के जरा देखते जाना। फिल्म को रिव्यू करने लगे तो बहुत समय निकल जाएगा। भारत में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का कॉन्सेप्ट देश आजाद होने से पहले ही शुरू हो चुका था, पर इस फिल्म के जरिए उसे आजाद भारत के कोने कोने में पहुंचाया गया। फिल्म के आखिरी हिस्से में राज अपने साथियों को यह बात अच्छी तरह समझाता है कि 100 रुपए में किसी का घर नहीं बनेगा, पर बहुत लोग 100 रुपए इकट्ठे करेंगे तो बहुत धन इकट्ठा हो जाएगा, उससे कई घर बन सकते हैं। 100 रुपए में कभी किसी का घर नहीं बन सकता, मगर 1.5 करोड़ रुपए में लाखों घर बन सकते हैं। आप अपनी गवर्नमेंट से जाकर ये कहें कि ये रहा 1.5 करोड़ रुपया और हम लाखों आदमी की हिम्मत और मजदूरी है, हमें जमीन दो, हम अपने घर खुद बनाएंगे। देश आजाद हुए अभी 8 साल ही हुए थे। बहुत सी तब्दीलियां चल रही थी। सिविलाइजेशन और प्रोग्रेस की आड़ में पनप रही बेईमान दौलतमंद लोगों की गलत स्कीमों में भोला भाला आदमी फंस ना जाए, इस बात से भी आवाम को अलर्ट किया गया।
श्री 420 बनाकर राज कपूर ने अपने बैनर का और भारतीय सिनेमा का नाम और मकाम और ऊंचा कर दिया था। फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सराहना मिली। सोवियत यूनियन, रोमानिया, इजराइल में भी फिल्म बहुत कामयाब हुई, बहुत धन कमाया। विदेशों में फिल्म 1956 में रिलीज की गई थी। श्री 420 के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 4 करोड़ 94 लाख के करीब बताई जाती है। भारत में इसकी नेट कलेक्शन थी 2 करोड़, जो उस समय तक किसी भी हिंदी फिल्म की सबसे ज्यादा कलेक्शन थी। फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट थी। श्री 420 की कलेक्शन का रिकॉर्ड 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया ने क्रॉस किया 4 करोड़ की नेट कलेक्शन के साथ। 1956 में हुए फिल्म फेयर अवार्ड्स में राधो कर्माकर को बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड मिला था, जी माइकर को बेस्ट एडिटिंग का। नेशनल फिल्म अवार्ड्स में श्री 420 को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट फॉर सेकंड बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी हासिल हुआ। फिल्म में हर कलाकार का काम जबरदस्त था, किसी का नाम लेने की जरूरत भी नहीं। 1955 की क्लासिक श्री 420 के बारे में यह खास एपिसोड यहाँ पूरा होता है। फिल्म के बारे में कोई और बात, कोई और याद जो आप लोग शेयर करना चाहते हो तो कमेंट करके शेयर कीजिए। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।